हेलो दोस्तों, मैं अनीस पठान और आप देख रहे हैं न्यूज़ टास्क इंडिया और नेशनल एक्सपोज मीडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय यूक्रेन और रूस का युद्ध भी हो रहा है और ये युद्ध भी कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड वार का भी एक रूप ले सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ में अगर देशों की बात करें तो हमारे देश के अंदर इस समय 5 राज्यों के अंदर चुनाव चल रहा था, जबकि आज 7वां चरण था और ये आज फिनिश हो गया है। रिजल्ट का इंतज़ार लोग बात कर रहे हैं, जो कि 10 मार्च को रिजल्ट आएगा यूपी का और अन्य राज्यों का। लेकिन इसी के साथ साथ में हम आपको ले चलते हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव की तरफ, जहां पर हर पार्टी के निगम के दावेदार अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं और जनता के पास सीधा जा रहे हैं, जनता से सीधा संपर्क कर रहे हैं। जनता जनार्दन है, जनता ही हमारे देश की राजा है, जनता ही हमारे देश का जो है प्रधानमंत्री है, जनता सर्वोपरि है। जनता से ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है, इसलिए जनता जनार्दन कही गई है। लेकिन फिलहाल हम इन सब बातों को करते हुए हम सीधा आपको ले चलते हैं यहाँ पर संदीप नारंगा जी के साथ में, जो हमारे साथ में इस समय जुड़े हुए हैं 28E वार्ड से, जो यहाँ पर एक कर्मठ और वरिष्ठ और ईमानदार और जुझारू कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर निकल कर आए हैं और जनता के सामने अच्छी तरह फेस हो चुके हैं और जनता से भली भांति परिचित है। जनता भी इनसे भली भांति परिचित है। लेकिन हम इनसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं, उन मुद्दों पे भी हम इनसे सीधा संपर्क करेंगे। चलिए हम रुक करते हैं इनकी तरफ सर। सबसे पहले तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है सर। आपका और आपके द्वारा सर आपके जितने व्यूवर्स हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना अपना बेशकीमती समय मुझको दिया। सर, आपके वार्ड की जनता आपका एक छोटा सा परिचय जानना चाहेगी। वैसे तो आपके वार्ड की जनता जो है वो आपसे परिचित है, लेकिन हम फिर भी एक चीज़ कहते हैं, कुछ लोग नए भी होते हैं जिनसे हम परिचित नहीं होते या जो हमसे परिचित नहीं होते, उनके लिए एक छोटा सा इंटरव्यू, छोटा सा परिचय आपका। सर, मेरा नाम संदीप नारंग है। मैं दिलशाद कॉलोनी वार्ड में रहता हूँ और दिलशाद गार्डन एरिया पड़ता है, जिस एरिया में मैं रहता हूँ। जो हमारा वार्ड है वो दिलशाद कॉलोनी कहलाता है, वार्ड 28E शादरा विधानसभा। मैं एल ब्लॉक दिलशाद गार्डन में रहता हूँ और बहुत 1989 के अप्रॉक्सीमेटली हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे अपने इस एरिया पे। तब से ही हम यहीं पे हैं और मेरी जो स्कूलिंग थी वो केंद्रीय विद्यालय से हुई है, जो आगे की जो स्टडीज़ थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से चली और उसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करने के लिए गया। और फिर उसके आगे चलते हुए जब 2011 में अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई, तब से मैं 2011 से मेरी ज्वाइनिंग हुई। मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जंतर मंतर में मैंने ज्वाइनिंग की थी और उसके बाद धीरे धीरे अन्ना आंदोलन आगे बढ़ता हुआ, फिर वो पार्टी का रूप हमने लिया। जब पार्टी का रूप लिया तो फिर शुरुआत जो सबसे पहले हमारा विधायक का चुनाव था, जब 49 दिन की सरकार बनी थी, तब मेरी शुरुआत सिर्फ एक एज ए बूथ रिलीवर हुई थी। फिर वहाँ से हम थोड़ा और आगे बढ़े, धीरे धीरे चेंजेस आते गए, पार्टी में थोड़ा और रमते गए। तो फिर उसके बाद मैं सेंटर इंचार्ज बना। सेंटर इंचार्ज से फिर आगे बढ़ते हुए फिर पूरे वार्ड की जिम्मेदारी है, वार्ड का संगठन मंत्री मुझको बनाया गया। उससे और आगे बढ़ा तो पिछले 4 साल से मैं वार्ड अध्यक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ। और वार्ड अध्यक्ष की भूमिका की अगर हम बात करें तो मेरे साथ पूरी टीम को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, जिसमें कि मेन टीम के साथ साथ हमारे पास वुमेन विंग भी है, SC/ST विंग है, यूथ विंग है, किराएदार विंग है, बहुत सारी विंग्स हैं। सबको इकट्ठा सम्मिलित होते हुए आज हम वार्ड अध्यक्ष के तौर पे आपके सामने हो, पूरे एरिया में पूरी पब्लिक की सेवा कर। जी, अच्छा सर, एक क्वेश्चन है हमारा आपसे कि जनता के प्रति योगदान, जनता के जो प्रति योगदान है उसको आपके वार्ड की जनता को हम दिखाना चाहते हैं। आपका जो योगदान है जनता के प्रति, वो आपके वार्ड की जनता जानना चाहेगी सर। तो अगर जनता के प्रति योगदान की बात करूं तो सर मैं अभी इस लायक नहीं हूं कि मैं कुछ जनता के प्रति कोई योगदान दे सकूं। मैं तो सेवा की बात करूं तो सेवा करते हुए सर, क्योंकि हम इतने टाइम से यहाँ पर हैं, मार्केट में हमारी शॉप थी पहले, हम तब से ही लगे हुए हैं। पहले हमारी सर्विस इंडस्ट्री में, उसके बाद मैंने जॉब करना शुरू किया। फिर जब से राजनीतिक पार्टी बनी उसके बाद तो समझ लीजिए हमने अपना बिज़नेस वगैरह सब छोड़ ही दिया था। और पिछले कोरोना काल की अगर मैं बात करूं तो कोरोना काल में अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे फॉगिंग करवाई है अपने एरिया के अंदर। हमने यहाँ पे सैनिटाइजिंग का काम कराया, साइड बाई साइड हमें सैनिटाइजर बांटे भी थे बहुत सारी पब्लिक के पास। मास्क की बात करें तो तकरीबन 32,000 मास्क मैंने खुद, कॉटन मास्क खुद अपने पॉकेट से वहाँ पे स्पेंड किया। कोरोना काल में जिस टाइम कोई लोग अपने घर से बाहर निकलते हुए डर रहे थे, तो मैं अपने घर से खुद ही निकलता उस वक्त। और फॉगिंग के टाइम पे भी हम लोग बाहर रहते थे, सैनिटाइज़र के लिए हम लोग करवाते थे। और मुझको आज भी याद है, पहले तो जापानीज़ मशीन से दिल्ली सरकार द्वारा ही किया जा रहा था, केजरीवाल सरकार द्वारा।
लेकिन आगे चलते हुए जब कुछ ऐसी जगहें आई जहाँ पे कि वो मशीन्स नहीं पहुँच पा रही थी, तो 16 लीटर के टैंक होता है वो पीछे बांध के हम लोग चलते थे लोगों के घरों में, चौथी मंजिल तक। मुझको आज भी याद है, मैं और मेरी टीम ये काम करती थी। सैनिटाइज़र हमने वहाँ पे बांटे, हम लोग ऊपर करके आए। काफ़ी कोविड के मानिए केसेस किसी घर में हैं और वहाँ पे अगर आप सैनिटाइज करने जा रहे हैं तो बहुत डर वाली बात होती थी। और जब मैं अपने घर पे वापस आता था तो घर वाले बड़ा चिंतित होते थे कि आप कहाँ जा रहे हो, हमारे बारे में सोचो। लेकिन हमने कहा चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वो करेंगे। हम और आगे बढ़े, तो आगे चलते हुए हमने जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा राशन हम कहें, तो हमने मिनी किट बनाई थी हमने। मुझको याद है कि मैंने 5 किलो का आटा, चावल और रिफाइंड ऑयल, चीनी, मसाले वगैरह मिला के हमने किट बनाई, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट की। यहाँ तक कि हमको तो विधायक जी की तरफ से बहुत हेल्प मिली थी इसमें। हमारे विधायक रामनिवास गोयल जी हैं जो स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा के, तो उनकी तरफ से भी कुछ किट आई। तो मेरे घर के बाहर बालकनी है, आता सामान ट्रक से था, वो बालकनी से चढ़ता था, बालकनी से ही निकल जाता था। हम लोग ऊपर से ही बाहर नीचे, काफ़ी लोगों को पता नहीं कैसे, अगर आप किसी एक बंदे को देते हैं तो अपना वो चीज़ डिटेल में चली जाती है लोगों के पास, यहाँ मिल रहा है। और एक ऐसा टाइम था जब लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, लॉकडाउन हर जगह फैला हुआ था। तो उस टाइम हमने वो जो वहाँ पे सेवा की, कच्चा राशन बांटा। स्कूलों में दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार द्वारा वो ई कूपन बांटे गए थे कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको राशन की व्यवस्था कैसे हो। तो हम लोगों ने वो ई कूपन बनवाए लोगों के, लोग जो दिल्ली से बाहर के जो प्रवासी यहाँ पे आए हुए थे, जो लेबर की जो जिनकी हम बात करते हैं, जो दिल्ली छोड़ के जा रहे थे, अपने घर की तरफ वापसी बाहर जा रहे थे, उन सबको हम लोगों ने यहाँ रुकवाया। हमारे यहाँ पे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। मुझको याद है कि एक दिन ऐसा हुआ था, तकरीबन 350 लोग हमारे विधानसभा में ही थे, हमारे वार्ड में ही। अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 350 लोगों को रात को 1:30 बजे में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारा सेंटर बना हुआ था, वहाँ छोड़ के आया। उन्हें वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की, वो पूरा अरेंजमेंट उनका, वहाँ पे सबके RT-PCR टेस्ट करवाए गए थे, सब हमारे विधायक जी के द्वारा करवाए गए थे। तो उसका, क्योंकि ये जो हमने काम छोटे छोटे काम किए, ऐसे ही काम बहुत सारे काम हैं। हम बात करें पेंशन की, सीनियर सिटीजन की पेंशन होती है, विकलांगों की पेंशन होती है, बल्कि हमने ऐसे ही बहुत सारे काम किए। आधार कार्ड बनवाने का काम, इलेक्शन आई कार्ड बनवाने का काम, जो हमारे बुजुर्ग जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उनके हम फॉर्म भरवाते थे। ऐसे ही उनको कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि सभी, हम कहें कि जो बुजुर्ग हमारे पास आ रहे हैं वो सभी पढ़ना लिखना जानते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता था, हम उनकी भी हेल्प करते हैं। कोरोना परिवार, जो कोरोना के टाइम पे जिन परिवारों ने अपने घर वालों को खो दिया था, उनके फॉर्म हम लोगों ने भरवाए, उनको कहीं चक्कर ना काटना पड़े। हम एक जगह पे लोगों को बुलाते थे, आप सब हमारे पास आइए। जो हमारे पास आ सकते थे वो हमारे पास आए, और जो नहीं आ सकते थे हम उनके घर पर जाके भी उनके फॉर्म भर के आए, जिससे कि उनको जो 50,000 रुपये पहले मिल रहे थे, 50,000 की दूसरी किस्त भी लोगों के पास जानी शुरू हो गई है। हमने इतने अच्छे अच्छे काम किए, अब बाकी ऊपर वाले को पता है। अच्छा सर, ये तो योगदान की बात होगी, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है जो विपक्ष जिसका आरोप लगाता है, जैसे कि पोल्यूशन का मैटर होता है, तो पोल्यूशन दिल्ली के अंदर 7 सालों में अब तक, 7-8 सालों में अभी तक कम नहीं हुआ। और 10 जनवरी 2022 को एक वर्ल्ड लेवल का सर्वे भी हुआ था, उसमें दिल्ली टॉप 1 की लिस्ट में आया है पोल्यूशन के मैटर में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? सर, आपने पोल्यूशन का एक मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा है ये, बहुत अच्छा कहूँगा तो कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस पर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। अगर सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि जो पोल्यूशन दिल्ली का है वो दिल्ली का अपना पोल्यूशन नहीं है। जो भी प्रदूषण के धुएं की हम बात करते हैं, वो धुआं आता कहाँ से है? हमारे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के जो राज्य हैं, अब यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, सबसे ज़्यादा फसल में जो पराली जलती है बाद में, सारा पोल्यूशन उसी का आता है। अगर हम उससे भी बचने के लिए हमारी केजरीवाल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपको पता हो तो नॉर्थ ईस्ट में पूरे एशिया की सबसे बड़ा स्मोक टावर लगाया गया था, जो कि पोल्यूशन को कम करने के लिए था। उससे अगर हम पोल्यूशन की ही बात करें तो अभी आपको पता होगा कि ऑड इवन का हम केजरीवाल सरकार ने काफ़ी अच्छा सिस्टम निकाला था और काफ़ी अच्छा योगदान भी मिला पब्लिक का भी। ऐसे ही अभी इलेक्ट्रॉनिक बसेज आ गई हैं, ई-बसेज जिसको कह रहे हैं, उसका पोल्यूशन कम करने में हमारी दिल्ली सरकार काम कर रही है। अभी अगर हम वैसे अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारे पास, हम लोग बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें अपने आसपास के एरिया की, अगर मैं अपने एरिया की बात करूं तो हमारे यहाँ पे थोड़ा यहाँ बंद है वो काम, सबकी सब नालियाँ जो आती हैं वो MCD के अधीन होती हैं, और जो MCD के अधीन नालियाँ हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। कि जब भी हम वहाँ पे बात करते हैं, आगे का नाला जो है वो PWD का आता है, वो हमारा है। हम अपनी बात करें तो आम आदमी पार्टी PWD के अधीन आती है वाली PWD। हम वो नाला तो साफ़ करवा लेते हैं, लेकिन वो नाली वहाँ पे आगे क्लियर नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग काम नहीं कर सकते। वो काम बेसिकली MCD का है। वो जहाँ जब पानी इकट्ठा हो जाता है, नालियाँ बंद हो जाती हैं, तो वो पोल्यूशन किसी भी गिनती में नहीं आता। लेकिन वहाँ से पोल्यूशन तो हो ही रहा है सर, वाटर पोल्यूशन है, वहाँ पे मच्छर पैदा होते हैं। डेंगू का इस बार अगर आप देखें तो इस बार डेंगू के कितने सारे मरीज़ बढ़ गए, क्योंकि सही समय पर छिड़काव नहीं हुआ था दवाइयों का। ना तो इन्होंने नालियाँ खोली,
नालियाँ की सफाई हो जाती तो डेंगू ना बढ़ता, लेकिन नालियों की सफाई नहीं हुई, उससे मच्छर पनपे और उसकी वजह से डेंगू बढ़ा। हम बात करते हैं पोल्यूशन की, लेकिन पोल्यूशन दिल्ली का अपना नहीं है, ये या तो जानबूझ के एमसीडी द्वारा पोल्यूशन बढ़ाया जा रहा है या फिर आसपास के जो राज्य हैं पोल्यूशन वहाँ से आ रहा है। बाकी अगर दिल्ली की अगर जल, हम अभी मैंने बात की जल के प्रदूषण की भी, तो आपको बताऊं कि यमुना नदी को साफ़ करने के लिए बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो अलग अलग जगह पे इंटरसेप्टर्स बने हुए हैं, जो भी फ्लोटिंग मटेरियल होता है वो आगे जाके जो भी बड़े नाले हैं फ्लोटिंग मटेरियल को रोक के उस बाकी साफ़ पानी को हम आगे भेजते हैं। अलग अलग जगहों पे वो बनते जा रहे हैं। अभी आपको अगर पता हो तो वजीराबाद के पास एक डक डैम बनाया गया है, उसका फ़ायदा ये होगा कि जो फ्लोटिंग मटेरियल है वो आगे जा ही नहीं पाएगा। जो कहा जाए सिल्ट, वो सारी गलत सिल्ट एक जगह बैठ जाएगी उस डैम के अंदर, फिर वो साफ़ पानी आगे चलेगा। ऐसे बहुत सारे काम दिल्ली सरकार कर रही है अपनी तरफ से, भले ही वो पोल्यूशन उसका अपना है चाहे बाहर का है, काम पूरा जारी है, प्रयास बिल्कुल रेगुलर। अच्छा सर, आपने इतनी सारी चीज़ों का बोला है, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछेंगे हम आपसे। देखिए, अगर पार्टी आपको टिकट से नवाज देती है और आपको टिकट मिल जाता है, तो एक अपील जो आप अपनी जनता से करना चाहेंगे। सर, आपने कहा कि एक टिकट मिल जाता है, टिकट देना तो सब पार्टी के हाथ में, क्योंकि हम लोगों ने काम इतना अच्छा किया है कि पार्टी तो टिकट हमको दे ही देगी। और अगर हम बात करें अपील की, तो अपील करना मुझको खैर वो तो करनी ही चाहिए क्योंकि हमको वोट लेने हैं आगे चल के, लेकिन अपील से ज़्यादा अच्छी बात यह है कि क्योंकि पहली बात कि पार्टी ने हम पर अगर विश्वास जताया है हमारे ऊपर, तभी हमको टिकट दी है। और पार्टी ऐसे नहीं विश्वास जताएगी, उस पब्लिक के बीच में पार्टी गई है, सर्वे किया है, उन्होंने देखा कि पब्लिक खुद चाहती है, पब्लिक हमको खुद चाहती है कि पब्लिक ने हमको चुन लिया है, तभी तो पार्टी ने हमको हामी भरी है कि आपको टिकट मिलेगी। कि पब्लिक के पास हमने काम इतने सारे करवाए हैं कि पब्लिक भी चाहती है कि इस बार जो टिकट मिले वो एक अच्छे कैंडिडेट को मिले, जो कोई भी हो। मैं ये नहीं कहूँगा मुझको भी टिकट मिले, जो भी अच्छा कैंडिडेट हो टिकट उसको मिले जो कि काम तरीके से कर सके, जनता का काम कर सके। जनता हमको अपने आप चुनेगी, तो ऐसे हमको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, जनता चुन चुकी है हमको। चलिए सर, अगर आपको टिकट मिल भी जाता है, पार्टी अपनी तरफ से आपको टिकट दे देती है आपके कार्यकलाप को देखते हुए, आपकी क्रियाविधि को देखते हुए, और उसके बाद टिकट के बाद आपको अगर जनता का प्यार मिल जाता है और संवैधानिक पद भी आपको प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद आपका क्या एक्टिविटी होगी आपकी जनता के लिए, आई मीन आपकी वार्ड की जनता के लिए, एक कोई उपलब्धियां जो आप अपनी जनता को एज ए गिफ्ट, एज ए ऑफर देना चाहेंगे आपकी केजरीवाल सरकार और आप? सर, केजरीवाल सरकार की बात करें तो आगे आने वाले टाइम में हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा, वो सरकार आपको डायरेक्ट रूप में बताएगी कि डायरेक्टली आपकी पॉकेट पे क्या असर पड़ने वाला है, किस तरीके से आपकी पॉकेट में आपका पैसा और बचेगा। जैसे हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें, हर तरफ से कहीं ना कहीं 5 से 6,000 रुपये हर किसी घर का बच ही रहा है। ऐसे जब हम एमसीडी में आ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर हम बात करें, जब हम एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ और एमसीडी का ही काम आता है। जब पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, और जब चला जाता है तो डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो शुरुआत से लेकर एंड तक की अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा एमसीडी की आती है। हम कोशिश ये करेंगे, अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा कोशिश ये की जाएगी कि किसी को भी धक्के ना खाने पड़े। आज अगर हम बात करें ऑनलाइन की, हम बात करते हैं कि हमने एमसीडी को ऑनलाइन हम ट्रैक पर लेकर आ गए हैं, वेबसाइट्स रेडी हैं, लेकिन वेबसाइट्स काम नहीं करती हैं तरीके से। हम वेबसाइट से बेहतर हम ये करेंगे, अपने एरिया में ही अलग अलग स्पॉट्स बनाएंगे ताकि आपको इन लोगों को, क्योंकि पब्लिक हर कोई साइबर कैफ़े में जाना, वहाँ जाके पैसे खर्च करना पड़ते हैं, उन लोगों को अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता है वहाँ पर जाने के लिए। अगर हम अपने एरिया में कुछ ऐसे स्पॉट्स बनाएं कि अगर एमसीडी से संबंधित आपको जो भी काम करवाने हैं, आप उसी एरिया पे, हमारे उस स्पॉट्स पर पहुँचिए, उन स्पॉट पे ही आपका सारा काम वहीं पर हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा पब्लिक का, वो यही रहेगा। चलिए, आप देख रहे थे संदीप नारंग जी ने यहाँ पर काफ़ी मुद्दों पर बात की और हर समस्या का जो समाधान है उसको भी तरीके से ये बताते हुए नज़र आए। और इनके वार्ड के अंदर जो क्रियाकलाप, जो एक्टिविटीज़ इनके द्वारा और इनके नेताओं के द्वारा और इनकी पार्टी के द्वारा कराई गई है, उन एक्टिविटी को भी आपने सुन लिया होगा। और फ़िलहाल आने वाला जो समय है एमसीडी के चुनाव का है, और जनता अब की बार क्या मूड बनाती है वो जनता भली भांति जानती है। जनता अब की बार चाहती है अपना विकास नाम या जातिगत समीकरण के आधार, इन सब चीज़ों को वो जनता फैसला करेगी। और जनता किसको अब की बार एमसीडी चुनाव में लेकर आ रही है, ये भी जनता के ऊपर डिपेंड है। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो तक। मैं अनीस पठान और आप देख रहे थे नेशनल एक्सपोज मीडिया न्यूज़ टास्क इंडिया। थैंक यू।